नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लाया हूं जो आपके वित्तीय और पेंशन से जुड़े फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं। यह वीडियो विशेष रूप से सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स और सरकारी सेवा से जुड़े लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको 4 अहम विषयों पर विस्तार से समझाऊंगा जिनसे आपका सीधा संबंध है। पहला विषय है डिसेबिलिटी पेंशन से जुड़ा एक शानदार समाचार। दूसरा विषय सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में है जो पेंशन और कर्मचारियों के सम्मान से जुड़ा है। तीसरा विषय 8वें वेतन आयोग के एरियर के बारे में है और चौथा विषय आयकर रिटर्न यानी आईटीआर के बारे में है जिसकी आखिरी तारीख बहुत करीब है। इस जानकारी को पाने से पहले मैं आपसे एक अपील करूंगा, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित रूप से यही मिलती हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। नई पेंशन पॉलिसियों की जानकारी, 8वें वेतन आयोग के नियमों के बारे में सूचना और सरकारी निर्णयों के बारे में अपडेट, सब कुछ आप यहीं से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब पहले विषय पर आते हैं जो डिसेबिलिटी पेंशन से संबंधित है। यह बहुत ही खुशखबरी वाली बात है सभी पूर्व सैनिकों, जवानों, जेसीओ यानी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और अधिकारियों के लिए जो डिसेबिलिटी पेंशन से जुड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां जवानों, जेसीओ और अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर यानी बकाया राशि नहीं दी गई, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर अवश्य दिया जाना चाहिए और वो भी रिटायरमेंट की तारीख से ही शुरू होना चाहिए। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है एक लेफ्टिनेंट कर्नल का मामला जो फरवरी 1994 में रिटायर हुए थे। इन्हें रिटायरमेंट के समय डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर नहीं दिया गया था, लेकिन साल 2023 में इन्होंने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल यानी एएफटी में अपना केस दायर किया। इस केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण ग्रीस केस का हवाला दिया जिसमें साफ कहा गया था कि डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर रिटायरमेंट की तारीख से ही दिया जाना चाहिए। यह तर्क पूरी तरह सही साबित हुआ और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने न केवल इन्हें डिसेबिलिटी पेंशन मंजूर की बल्कि साथ ही 1994 से लेकर अब तक का पूरा एरियर देने का आदेश दिया। यानी यह अधिकारी को पूरे 32 वर्षों का एरियर मिलने वाला है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है जो आने वाले समय में ऐसे सभी केसों का आधार बन सकता है। अगर आप में से किसी को भी डिसेबिलिटी पेंशन तो मिल गई है लेकिन रिटायरमेंट के बाद का एरियर नहीं मिला है तो आप इसी आधार पर आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में अपना केस दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आधार लेकर आपका भी केस जीतना संभव है और आपको भी पूरा एरियर मिल सकता है। अब दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला जारी किया है जो पेंशन और कर्मचारियों के सम्मान से जुड़ा है। इस फैसले में कहा गया है कि पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं है, पेंशन वास्तव में कर्मचारियों के सम्मान, गरिमा और उनके योगदान का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्षों को देश और समाज की सेवा में लगाया है, उन्हें पेंशन देना सरकार का कर्तव्य है। यह कोई दया नहीं है, कोई अनुग्रह नहीं है, यह उन कर्मचारियों का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशन को रोका नहीं जा सकता, पेंशन का एरियर रोका नहीं जा सकता। केंद्र और राज्य सरकारों को कर्मचारियों की पेंशन संबंधी नीतियों को संवेदनशीलता और न्याय संगत दृष्टिकोण से लागू करना चाहिए। यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ इशारा किया है कि अगर किसी पेंशनर के साथ पेंशन से जुड़ी कोई समस्या है, अगर किसी का बकाया एरियर रह गया है तो सरकार को उसे तुरंत निपटाना चाहिए। पेंशन को कर्मचारियों के आत्मसम्मान से जुड़ा विषय माना गया है। अगर आप भी पेंशन से जुड़ी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री पोर्टल में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर आपकी समस्या का समाधान होने की संभावना काफी बढ़ जाती है।
अब आते हैं तीसरे विषय पर, जो 8वें वेतन आयोग के एरियर से संबंधित है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल विषय है। सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग का एरियर उन्हें एक साथ मिलेगा या फिर किश्तों में। पहले समझते हैं कि एरियर बनता कब है और क्यों। 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना गया है। इसका मतलब यह है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2026 से ही शुरू माना जाता है। लेकिन वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट तो 2027 के मध्य तक आएगी। सरकार ने वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया है और उम्मीद है कि रिपोर्ट अप्रैल से जून 2027 के बीच सौंपी जाएगी। जब तक वास्तविक रूप से 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हो जाता, तब तक जो पुराना वेतन मिल रहा है और नए वेतन के बीच जो अंतर रहता है, वही अंतर एरियर के रूप में दिया जाता है। इस एरियर पर डीए भी लगाया जाता है, इसलिए एरियर की राशि काफी बड़ी हो सकती है, खासकर अगर लागू करने में देरी हो। अब सवाल यह है कि यह एरियर किश्तों में दिया जाएगा या एक साथ। इस बारे में अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन अगर हम 7वें वेतन आयोग के इतिहास को देखें तो सरकार ने उस समय एरियर को एक साथ एक ही बार में दे दिया था। इसके आधार पर अगर सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है तो 8वें वेतन आयोग का एरियर भी एक साथ दिया जा सकता है। लेकिन अगर सरकार को किसी कारण से आर्थिक दबाव महसूस होता है तो वो एरियर को 3 या 4 किश्तों में बांट कर दे सकता है। अतीत में कुछ वेतन आयोगों के दौरान एरियर को किश्तों में ही दिया गया था। उदाहरण के लिए ऑपरेशनल रिलीफ टू ऑपरेशंस यानी OROP को का एरियर भी किश्तों में दिया गया था। इसलिए फिलहाल इस बात की पुष्टि करना जल्दबाजी होगी कि 8वें वेतन आयोग का एरियर एक साथ मिलेगा या किश्तों में। लेकिन अगर एरियर लगभग 2 साल का है तो सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए किश्तों में भुगतान करने की संभावना है। अंतिम निर्णय केवल उसी समय सामने आएगा जब सरकार 18वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट में मंजूरी दे। अभी आयोग कर्मचारी संगठनों से सुझाव और डेटा जुटाने की प्रक्रिया पूरी कर चुका है। रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार को कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे ताकि वो इसे समझ सके, देख सके और लागू कर सके। इसलिए अभी प्रतीक्षा करना ही सबसे बुद्धिमानी है। अब चलते हैं चौथे और अंतिम विषय पर, जो आयकर रिटर्न यानी ITR से संबंधित है। इस साल ITR भरने की आखिरी तारीख 19 जुलाई 2026 है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि ITR केवल टैक्स भरने के लिए ही आवश्यक है, लेकिन वास्तव में ITR भरने के कई और भी महत्वपूर्ण लाभ हैं। पहला लाभ है कि ITR आपकी आय का सबसे मजबूत प्रमाण है। जब आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो या कोई अन्य व्यक्तिगत लोन हो, तो बैंक आपसे पिछले 2 से 3 साल का ITR मांगते हैं। यह दस्तावेज आपकी आय को साबित करता है और बैंक को यह समझने में मदद करता है कि आप लोन को वापस करने की क्षमता रखते हैं या नहीं। दूसरा लाभ यह है कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और वीजा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और यूरोपीय देशों के वीजा के लिए ITR सबमिट करना आवश्यक है। यह दिखाता है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं जो नियमित रूप से टैक्स भरते हैं। तीसरा लाभ यह है कि अगर आपका वेतन या बैंक FD पर ज्यादा TDS यानी टैक्स काट लिया गया है तो ITR भरकर आप उस अतिरिक्त टैक्स को वापस पा सकते हैं। यह रिफंड केवल ITR के माध्यम से ही संभव है। चौथा लाभ है कि अगर आपको बिजनेस, शेयर मार्केट या कैपिटल गेन में कोई नुकसान हुआ है तो ITR भरकर आप उस नुकसान को अगले सालों के मुनाफे से समायोजित कर सकते हैं। इससे भविष्य में आपका टैक्स कम हो सकता है। पांचवा लाभ यह है कि फ्रीलांसर्स, बिजनेसमैन या स्वरोजगार लोगों के लिए ITR ही उनका सबसे वैध और सरकारी आय प्रमाण होता है। अगर आपका अपना बिजनेस है तो ITR भरना बेहद जरूरी है। छठा लाभ है कि अगर आप 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इंश्योरेंस कंपनियां आपकी आमदनी जांचने के लिए ITR मांगती हैं। अंतिम लाभ यह है कि समय पर ITR भरने से आप किसी भी तरह की लेट फीस,
पेनल्टी या इनकम टैक्स विभाग के कानूनी नोटिस से बच सकते हैं। अगर आप निर्धारित तारीख यानी 19 जुलाई 2026 तक आईटीआर भर देते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आपने अभी तक आईटीआर नहीं भरा है तो तुरंत ही भर दीजिए। इसके लिए आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 और अन्य संबंधित दस्तावेज एकत्रित कर लेने चाहिए। आप स्वयं भी आईटीआर भर सकते हैं या किसी सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद ले सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इन चारों विषयों की जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। ये सभी जानकारियां आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। अगर इन विषयों से संबंधित आपके मन में कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। एक और बार आपसे मेरी अपील है कि अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित रूप से यहां साझा की जाती हैं। नई पेंशन पॉलिसियां, 8वें वेतन आयोग के अपडेट्स, सरकारी सर्कुलर्स और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं आप यहीं से समय पर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए और आगे की जानकारियों के लिए इसे शेयर जरूर कीजिए। अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों को भी भेजिए जो पेंशन या सरकारी नौकरी से संबंधित हैं। आपके एक शेयर से किसी और के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप नियमित रूप से यहां जुड़े रहिए। नई जानकारियां, नई अपडेट्स और महत्वपूर्ण सूचनाएं पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया कमेंट करते रहिए और हमें बेहतर होने में मदद करिए। आपके विश्वास के लिए धन्यवाद।